हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आज का टॉपिक थोड़ा हटके होगा। वो टॉपिक हम सामान्य ज्ञान यानी जीके के अंदर से लेने वाले हैं। तो जीके के अंदर पोर्शन 3 है वैसे तो, लेकिन जो कि इतिहास है यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी। तो हम पहले ज्योग्राफी लेंगे यानी भूगोल लेंगे। भूगोल से स्टार्ट करने जा रहे हैं और भूगोल हम स्टार्ट करेंगे पहले इंडिया का। तो इंडिया का भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है स्टार्ट करना चाहिए। आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं। आपको जो क्लास होगी उसके बारे में मैंने बता दिया है, और यदि आप में से कोई वीडियो पे नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। और उनको जानकर हैरानी होगी जो इस वीडियो पे नए हैं। आज का वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल नया है, तो आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो चलिए पहले हम, अब कहोगे सर आप स्टार्ट कहाँ से करोगे। वैसे तो बेटा स्टार्ट करने का कोई जरिया नहीं है, क्योंकि भूगोल का कोई अंत नहीं है इंडिया के। हम लेकिन बेसिक हमें पढ़ना है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो मैंने कहा था कि हम इंडिया जीके को पढ़ेंगे, सॉरी इंडिया ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। तो क्यों ना हम पहले इसके कुछ बेसिक थॉट यानी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वो लिख लें। तो भारत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, हेडिंग डाल देंगे ऊपर भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लिखते हैं जैसे भारत के रूप में। तो सबसे पहले यही आ सकता है कि सर भारत क्या है, भारत एक शब्द क्या है। भारत एक शब्द है वैसे, और वो शब्द क्या है, एक देश का नाम है। ये तो जानते हैं, बेसिक बात है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी स्टार्ट करते हैं हम पहला पॉइंट डाल के कि भारत शब्द का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, पुराणों में मिलता है। भारत शब्द का उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो रही बात, जैसे कि मैंने पहला वीडियो अपना बनाया था तभी मैंने कह दिया था कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं। पहले हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था मैं उसी बात पर चल रहा हूँ, और आप भी ऐसे ही पढ़ते रहिए और हेल्दी रहिए, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम आ चुका है। तो सतर्क रहिए थोड़ा, क्योंकि यदि आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आप, भगवान न करे, लेकिन आप चपेट में आ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। भारत शब्द का उल्लेख पुराणों में मिलता है, ये बात मैं बता दी। अब देखिए ऋग्वेदकालीन शासक, यानी ऋग्वेद, वेद 4 हैं, उनके बारे में भी डीपली से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा वेद वैसे हमारा सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद माना जाता है, ये आप जानते हो। तो ऋग्वेदकालीन शासक, इनका नाम था भरत। के नाम पर भारतवर्ष रखा गया। यानी ऋग्वेदकालीन शासक जो भरत थे, उसके नाम पर भारत का नाम क्या रखा गया था, भारतवर्ष रखा गया था, फिर भारत रखा गया था। इतनी बात क्लियर हुई तो मैं आगे चलता हूँ। बस मैंने 2 बात बताई हैं, ज्यादा बात नहीं बताई है। पहली बात तो ये कि सर भारत शब्द का उल्लेख पुराणों में मिलता है, और दूसरी बात ये कि ऋग्वेदकालीन शासक भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा था, भारत पड़ा था। भारत पड़ा था, जिसे आप भारत कहते हो। अब फारसी व ईरानी इतिहासकारों ने इसे क्या नाम दिया था भाई, हिंदुस्तान नाम दिया था। क्या नाम दिया था, हिंदुस्तान। क्या नाम दिया था, हिंदुस्तान नाम दिया। जो फारसी और ईरानी इतिहासकार थे, उन्होंने भारत को क्या नाम दिया था, एक हिंदुस्तान नाम लेके पुकारा था। क्या पुकारा था, हिंदुस्तान नाम लेके पुकारा था। तो ये ज्यादा बात नहीं बताई मैंने, अभी 3 ही पॉइंट क्लियर किए हैं आपका। लेकिन अब आप कहोगे सर तो क्या हम इसे हिंदुस्तान बोल सकते हैं, रियल में बोलते हो। अब ये भी कोई पूछने वाली बात है, जिनको पता होगा कैसे कहेंगे। लेकिन मेरी बात सुने, यदि आपको एक कंपटीशन लेवल में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने इसको लिखा है, वरना इसको लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको आप समझे, इस वर्ड को लिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। भारतीय संविधान में ये होगा, भारतीय संविधान में भारत को 2 नामों से लिखा जाता है। अब भारत का संविधान है ना, भारत का संविधान जो लिखित में सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, उस संविधान के अंदर अपने भारत के, अपने भूभाग के कितने नाम है, केवल 2 नाम है। तो पहला नाम तो आपको पता होगा, केवल क्या हो सकता है, भारत। और दूसरा नाम क्या है, इंडिया।
तो यानी भारतीय संविधान में भारत के केवल दो नाम है, एक पहला भारत और दूसरा इंडिया। यानी भारतीय संविधान में हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आपको ये पॉइंट लिखाया गया है कंपटीशन एग्जाम में कि भारतीय संविधान में भारत को कितने नामों से पुकारा गया है। तो कई बच्चे तीन तो कैसे बन जाएंगे, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, और कोई आर्यवर्त वगैरह वगैरह ऐसे बन जाएंगे होंगे। तो रियल में आप याद रखना कि भारतीय संविधान में भारत को केवल दो नामों से पुकारा गया है। वैसे तो आपको बताता रहूंगा, जब हम इंडिया पोलिटिकल पढ़ेंगे तब बता दूंगा। इजी है। अब कहोगे सर भारत का नाम तो पता चल गया कि ऋग्वेद कालीन शासक भरत के नाम पर रखा गया, लेकिन इंडिया शब्द से कैसे बताओगे? तो चलो ये बता देते हैं। तो इंडिया शब्द, आपका जो इंडिया शब्द है, इंडिया शब्द ध्यान रखना ग्रीक भाषा के, इंडिया शब्द ग्रीक भाषा के इंडोई शब्द से बना है। इंडोई शब्द से। तो इंडिया कैसे बना और भारत कैसे बना, इसकी बात अब हो गई है और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भारत शब्द का उल्लेख पुराण में मिलता है। ऋग्वेद कालीन शासक भरत के नाम पर इसका नाम भारत रखा गया। ऐसे ऐसे मैंने आपको पॉइंट 5 क्लियर हो गए। तो इंडोई शब्द कैसे, इंडिया शब्द कैसे बना और इंडोई शब्द कैसे, सॉरी भारत शब्द कैसे बना, ये बात मैंने बता दी है। अब रियल में जहाँ भारत कहते हो उसके बारे में कुछ और बात जानिए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ध्यान रखना क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, यानी भारत कितना बड़ा है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत क्या है, बड़ा है। ये बात अपनी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब रियल में भारत कितना बड़ा है ये बात कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे कि संपूर्ण विश्व में भारत के पास या भारत कितने परसेंट भूभाग रखता है, 2.42% भूभाग है। क्या समझे कि इस पृथ्वी पर जितना भी भूभाग है, यानी हर चीज अपने आप क्या होती है, 100 होती है, 100% होती है। उसमें से पूरे विश्व के अंदर भारत के पास कितना भूभाग है, 2.42% भूभाग अपने भारत के अंदर है। अब कहोगे सर कि 2% भूभाग पर विश्व की कितनी जनता, कितने प्रतिशत जनता यहाँ पे निवास करती है। तो जैसे तो आप जानते हो कि, वैसे नहीं जानते तो लिखा दूंगा कि भारत पूरे विश्व का दूसरा बड़ा देश है। किसके मामले में, जनसंख्या के मामले में। तो अब जनसंख्या ज्यादा तो नहीं, कम तो नहीं होगी यहाँ पे। तो बताता हूं, संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, यानी संपूर्ण विश्व की जो 100% जनता है उसके से अंदर 17.5 यानी 17.5% जनसंख्या अपने भारत के अंदर निवास करती है। बात क्लियर है तुम्हें? भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कहां से, संपूर्ण विश्व में। संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा। कितनी बात क्लियर है? हालांकि मैंने ज्यादा हार्ड बात नहीं बताई होगी। अब पूछोगे सर कि संपूर्ण भारत यानी संपूर्ण विश्व की 17.5 जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो भारत की जनसंख्या कितनी है? तो अब ये ऐसे आंकड़े फिक्स नहीं होते, कभी भी फिक्स नहीं होते। आप ये सब जानते हो। एक उदाहरण के रूप में समझाऊं, भारत का नागरिक वही माना जाता है जिसका आधार कार्ड बना हुआ है, जिसका क्या बना हुआ, आधार कार्ड। अब जानते हो भारत की जनसंख्या कितनी पिछड़ी हुई है, लगभग जनसंख्या तो नहीं है, लेकिन मेरे अंदाजे से भारत की लगभग 16% या 17% जनसंख्या अभी भी पिछड़ी हुई है, जिनके अभी आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं। यानी भारत में पिछड़ी हुई जनसंख्या भी है, यानी जनजाति हुई, जो जातियां हुई, कई जातियां, कई जनजातियां, वो अभी भी क्या है, पिछड़ी हुई है। यानी कि उनके अभी ना इस देश के, वो भी इस देश के नागरिक नहीं है, क्योंकि उनका आधार कार्ड नहीं है। तो इसीलिए एक गणना होती है, उस गणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार, और ये बात आप जान लीजिए कि जनसंख्या वगैरह वगैरह ये चीज, कुछ चीज ऐसी होती है जो फिक्स नहीं होती है, और कुछ चीज ऐसी होती है जैसे क्षेत्रफल क्या होगा, फिक्स होगा। अरे भाई भारत का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा क्या,
वो अलग बात है कि सर भारत ने किसी देश पे आक्रमण कर दिया और जीत गया, तो उसके राज्य हमने ले लिए। वैसे तो भारत की ऐसी कभी नीति नहीं रही है। भारत केवल संधि चाहता है और सबसे मिलजुल कर रहना चाहता है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन जो भारत का जो उसका खुद का क्षेत्रफल है वो हमेशा फिक्स रहेगा, जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? भारत की जनसंख्या, सही होगा, सॉरी, भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ थी, 121 करोड़। लेकिन अभी आप सुनते हो समाचारों के अंदर कि मोदी जी क्या बोलते हैं, 130 करोड़ देशवासियों, 130 करोड़ देशवासियों, मतलब आगे समझ लीजिए 130 करोड़ तो वो हो चुकी है, 130 करोड़ तो वो हो चुकी है 2011। पता है आपको, हर जनगणना हर 10 वर्ष के अंतराल में होती है। आगे चलते हैं। अब ये बात तो थी भारत के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में, ये तो थी भारत तथ्य। अब भारत के भूगोल के रूप में हम तथ्य पढ़ेंगे। वो तथ्य कुछ इस प्रकार है, जैसे मान लो अब भारत का विस्तार तो हमने देख लिया कि सर भारत का विस्तार ये है। अब ये पूछ ले कि भारत का उत्तर से लेकर दक्षिणतम सिरा कौन सा है, यानी भारत उत्तर में कहां पे खत्म होता है और दक्षिण में कहां पे खत्म होता है, भारत पूर्व में कहां पे खत्म होता है और पश्चिम में कहां पे खत्म होता है। यदि हमसे ये पूछा जाए तो क्या होगा कि भारत का उत्तर में दक्षिण, देखिए पहले कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जो कहां पे पड़ती है, तमिलनाडु। दक्षिणतम बिंदु ये है और उत्तर बिंदु, यानी उत्तर में कहां तक भारत, उत्तर बिंदु क्या है भारत का, इंदिरा काल, जो कहां पे है, जम्मू कश्मीर, जो कहां पे है, जम्मू कश्मीर। तो ये थी भारत का दक्षिणतम और उत्तर बिंदु। दक्षिण से भारत कहां से शुरू होता है, उत्तर से शुरू होकर इंदिरा काल, उत्तर के इंदिरा काल से शुरू होकर दक्षिण के कन्याकुमारी तक भारत का क्या है, विस्तार, यानी भारत का जो लंबा विस्तार है वो ऐसा है। अब भारत का चौड़ा विस्तार और देखिए तो भारत का पश्चिमी बिंदु, जिसे आप कहोगे, इसका नाम है गोहार माता, एक नाम है, तो इसको गोहार माता ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है, थोड़ा डीपली हो जाता है, लेकिन आपके लिए ऐसे नाम देता है, राज क्रिक या फिर सर क्रिक, ऐसे नाम आपको दिए जाते हैं कि गोहार माता में भाई इसका पश्चिमी बिंदु गोहार माता या राज क्रिक या सर क्रिक, जो कहां पड़ता है, आपके मोदी जी के प्रदेश गुजरात। यह था भारत का पश्चिमी बिंदु। अब तथा पूर्वी बिंदु, पूर्वी से लेना, पूर्वी बिंदु, तो देखिए भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है कबिथु, जो कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो कबिथु है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आज के लिए जो मोस्ट है। अब ये बात याद रखना कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबको बताना चाहिए, जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश है। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम है जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम। कौन सा है आपका, सिक्किम, यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, जो सबसे अधिक जनसंख्या रखता है वो राज्य यूपी है, आपका उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। एक बात और रह गई, चलिए वो आगे चलते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका नोट कीजिए। तो चलिए अगला है अपना पॉइंट कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान। आज कौन सा है, राजस्थान। अगला है, अब
रही बात कि सर विश्व की जो आपका मानचित्र है उसके अंदर भारत कहाँ स्थित है, एक बात बाद में करते हैं। आप कहोगे सर आप भारत के आपके कुल क्षेत्र बता दिया, लेकिन आप एक बात और बताइए कि भारत उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर क्या है, लंबा है। और भारत, अपना भारत पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, एक ही बात है, पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर चौड़ा है। ये बात बहुत मोस्ट है और वेरी वेरी मोस्ट बात है जो मैंने आपको लिखाई है। इस बात को कभी फॉरगेट मत करना, रियल में बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है, ये दो जो पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको पहले टॉपिक चुना क्योंकि आप भारत की कुछ बेसिक जानकारी आपको भारत की होनी चाहिए। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आप जानते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं स्टूडेंट जो आपको पता शायद कम है। मैं नहीं कहता कि किसी को नहीं पता, रियल में इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं और थोड़े कम इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बच्चे एक हैं और उनको बताना जरूरी है, सभी को सिखाना मेरा कर्तव्य है। अब हम करते हैं आगे की बात कि भारत विश्व के मानचित्र में कहाँ है। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है, गोलार्ध का हिस्सा है। वैसे तो ये जगह मोस्ट बात नहीं है, लेकिन फिर आप समझिए कि सर ये क्या चक्कर आ गया गोलार्ध का। वैसे तो आपको मैं बताऊंगा जब मैं आपको पूरे विश्व की ज्योग्राफी पे चलेंगे तब बताऊंगा आपको। तो ये में देखिए, ये आपकी जैसे पृथ्वी है, इसको मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। ये भूमध्य रेखा है आपकी, इसको दो भागों में बांटा गया है। इसे बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं दक्षिण गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और इस भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। अब ये में आपने अब ये पता चल गया कि सर ये उत्तरी है ये दक्षिणी, लेकिन आपने डायरेक्शन वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं। वैसे तो आपको पढ़ना चाहें तो हमने एक वीडियो डाल रखा है डायरेक्शन का, आप वो वीडियो देख सकते हैं, कंप्लीट टॉपिक है उसके अंदर। लेकिन फिर भी आप समझिए छोटी मोटी बात, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, इस भाग में ये पूर्व है और ये पश्चिम है, क्या ये पश्चिम है। तो इस भाग को मैं कहता हूं उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्व, इसको कहता हूं मैं दक्षिण पूर्व, इसको कहता हूं दक्षिण पश्चिम, इसको कहता हूं उत्तर पश्चिम। तो इसी प्रकार हम भारत के मानचित्र के अंदर ये नीचे वाला भाग है, हम यहां पे हम यहां पे स्थित हैं। मान लीजिए अपना भारत बन नहीं रहा है यहाँ पे, जैसे बना चलिए सही है, ऐसे अपना भारत, तो अपना भारत यहाँ पे स्थित है। तो इसको यदि मैं लाइन ऐसे खींच दूं, इस लाइन को लंबी कर लूं, तो ये क्या उत्तरी पूर्वी नहीं बनेगा, उत्तर पूर्व नहीं बनेगा, तो इसलिए इसको मैंने उत्तर पूर्व गोलार्ध कहा है। तो इसलिए भारत क्या है, उत्तर पूर्व गोलार्ध का हिस्सा है। वैसे बात समझ गए होंगे, मुझे पता है इन डायरेक्शन के हिसाब से समझाया है, तो इसलिए वो देखना चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का क्या है, हिस्सा है। तो चलिए स्टूडेंट इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यह बात आपको पता चल गई कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। अब भारत का आप अक्षांश और देशांतरीय विस्तार देखिए जो कितना है। तो पहले भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। जो संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। समझ गए होंगे, हार्ड नहीं है। और यदि आपको संपूर्ण भारत पूछा जाए तो आप यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट कर सकते हो। वैसे तो रियल में ऐसे ही है, आप इसको ऐसे कर लीजिए, 4 डिग्री 6 आएगा। अब ये था भारत का उत्तरी अक्षांश, ये क्या था भारत का अक्षांशीय विस्तार का। भारत का देशांतरीय विस्तार और देखिए वो इस प्रकार है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 मिनट 60 डिग्री
पूर्वी देशांतर से लेकर 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो ये हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार। इजी था। तो रियल में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वो टफ थोड़ी टफ आती है, ताकि बच्चे को थोड़ा टफ लगे, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपसे। अब करते हैं भारत की कर्क रेखा, जो क्या करती होती है, जो क्या करती है, भारत को दो भागों में बांटती है, यानी भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के दो भाग करती है। इन भाग को क्या बोलते हैं? नीचे वाले भाग को दक्षिणी भारत भाग, और ऊपरी भाग को उत्तरी भारत भाग या उत्तरी भाग बोलते हैं। कर्क रेखा भारत के दो भाग करती है, यानी दो समान भागों में बांटती है। समान तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी भारत को दो भागों में बांटती है कर्क रेखा। अब देखिए, अब ये कर्क रेखा, इसकी बात होगी तो थोड़ा सा और डीपली चलते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनके नाम है, पहला गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छठा है त्रिपुरा, सातवां है मिजोरम, मैं ही समझ जाओगे इसका मिजोरम, और लास्ट है अपना तमिलनाडु। तो इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब पूछा जाए कि कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार, ये पॉइंट ना लिखना, ऐसा पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो कैसे करेंगे? इसको पता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश यानी एमपी और सबसे कम, भाई ये बात तय है कि होगा तो इन्हीं के अंदर से, तो सबसे कम कौन सा? त्रिपुरा। इस क्वेश्चन को मोस्ट लगाना। कर्क रेखा के सबसे निकट राजधानी बता सकता है कोई कमेंट के अंदर? तो बता सकता है वो है रांची। रांची किस राज्य की राजधानी है? झारखंड की। सबसे निकट राजधानी कौन सी है? रांची है, झारखंड। और सबसे दूरस्थ राजधानी जयपुर। इसे कौन नहीं जानता? अपनी पिंक सिटी को, जो कि राजस्थान। सबसे निकट राजधानी रांची और सबसे दूर जो राजधानी है वो कौन सी है? जयपुर है। अब छोटी सी बात और जान लीजिए, जो भारत से नहीं पूरे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध से रिलेटेड है, वो इस प्रकार है कि 21 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है। यह दिन
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। यानी 21 जून को ना सूर्य क्या होता है, सीधा कहाँ चमकता है, कर्क रेखा पर चमकता है, इसलिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और जबकि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा तो ऑब्वियसली ये हमारे भारत का भी सबसे बड़ा दिन होगा। तो देखिए अगली बात है 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। अतः यह रात उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात होती है। ये मैंने इसको आपको पूरा इसलिए लिखाया क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूरी है। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, अतः यह रात उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात होती है। और जबकि 21 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है, इसलिए ये दिन भारत का या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अब मुझे यह बात बताने की जरूरत नहीं है, जिस दिन दिन बड़ा होगा उस दिन रात छोटी होगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ क्या कि 21 जून को सबसे छोटी रात होती है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। तो अब एक बात और जान लीजिए, यहां से ही मैं यहां पे लिख देता हूं, जगह खाली बची हुई है। तो इस प्रकार है कि कितना मार्च 21 मार्च जो है 21 मार्च जो है 23 सितंबर को सूर्य सीधा भूमध्य रेखा पर चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य सीधा भूमध्य रेखा पर चमकता है, अतः इस तिथि को पूरे विश्व की दिन व रात की अवधि समान होती है। मैंने जो लाइन लिखाई है हमको समझे, क्योंकि रियल में कभी कभी मिस्टेक मेरे से हो जाती है क्योंकि तारीख आपस में मिक्स हो जाती है। 21 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है, इसलिए यह दिन उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य सीधा मकर रेखा पर चमकता है, अतः यह दिन उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का अतः यह रात उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात होती है। जिस दिन दिन बड़ा उस दिन वो रात छोटी, और जिस दिन रात बड़ी उस दिन दिन छोटा। लेकिन यहां से एक बात निकल के आती है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य सीधा भूमध्य रेखा पर क्या करता है, चमकता है, अतः इस तिथि को पूरे विश्व की दिन और रात की अवधि समान होती है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो ये थे भारत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कल से हम भारत के भूगोल के बारे में जानेंगे और भारत के भूगोल को स्टार्ट करने वाले हैं। हमने आज के जो मेन जो टॉपिक थे मेन जो तथ्य थे उनको कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय आ गया है, क्योंकि वीडियो भी बन चुका है और अभी आपसे हमें लगता है कि विदा लेनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और इसी के साथ आगे बढ़ते रहिए। और स्टूडेंट अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।